स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम छूट पढ़ेंगे और ये छूट का आखिरी पार्ट होगा। आज हम डिस्काउंट का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे और आसानी से जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में उनको बहुत आसानी के साथ करेंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को। देखते हैं, एक दुकानदार चाय का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक सुनिश्चित करता है। मतलब दुकानदार ने जो अपने चाय का मूल्य है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक सुनिश्चित किया। इसका मतलब उसने एमआरपी रेट को, अपने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक सेट किया है। तो यदि हम अपना कॉस्ट प्राइस मान लें 100, तो एमआरपी हो जाएगा 30% अधिक कॉस्ट प्राइस से। तो 100 गुना 30% अधिक यानी 1.30, 130। ये आपका निकल गया एमआरपी। कॉस्ट प्राइस 100, उससे 30% अधिक उसने मूल्य सुनिश्चित करा। ये वो किस चीज की बात कर रहा है? वो अंकित मूल्य को सुनिश्चित कर रहा है। तो 130 आपका एमआरपी आ गया। ठीक है, 130 आ गया एमआरपी। अब कहता है यदि भुगतान करते समय उसने 10% की छूट दे दी। अब एमआरपी तो 130 था, लेकिन उसने 10% की छूट भी दे दी उस पर ग्राहक को। तो इस पर छूट हमेशा किस पर होती है? छूट हमेशा एमआरपी पर होती है, अंकित मूल्य पर। तो 10% की इस पे छूट दे दी। तो क्या हो गया? आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, एमआरपी मिल गया, छूट मिल गई। तो आपको जो है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकल जाएगा। कितना होगा? 130 गुना 0.90। ठीक है, तो ये आपका कितना निकल गया? 117। ठीक है, 117 रुपीज निकला। अब आपका सीपी दे रखा है 100 और एसपी मिल गया 117। ये पूछता है कि लाभ प्रतिशत बताइए। अब आपको पता है अगर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य तथा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। हमारे पास ये दो चीजें होनी चाहिए। हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है। इसका मतलब हम लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। तो लाभ क्या हुआ हमारा? लाभ तो हुआ हमारा, लाभ की स्थिति में सेलिंग प्राइस ज्यादा, 117 माइनस 100 यानी कि 17। और लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत, लाभ यानी कि 17 बट्टे में कॉस्ट प्राइस। हमेशा लाभ प्रतिशत कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। तो 100 गुना 100 यानी कि 17% का हमको लाभ प्राप्त हो गया। ये था, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। भाई दुकानदार ने अपना जो मूल्य सेट करा वो क्रय मूल्य से 30% अधिक करा। यदि हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं तो आपका जो अंकित मूल्य है वो 130 हो गया। ठीक है, और फिर कहता है कि भुगतान करते समय जब वो दे रहा है 10% की छूट और दे दी। छूट हमेशा एमआरपी पर होती है। एमआरपी आपका 130, उस पे 10% की छूट यानी 130 गुना 0.90 यानी कि 117 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, जो भी आपका एमआरपी पर छूट होकर मिलता है वो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। सेलिंग प्राइस आ गया 117। पूछता है लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत आपका होने के लिए दो चीजें चाहिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। दोनों की दोनों आपके पास है, निकाल लीजिए लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन ही तो कह रहा है सब कुछ। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट का, जिसको हम क्रमिक छूट बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये 3 तरीके की छूट दे देगा कि 3 छूट दे दी। एक 16 से ही 2/3%, 14 से ही 2/7%, 12 से ही 1/2% की क्रमिक छूट दी लगातार। तो ये कहता है कि टोटल जो परिणामी छूट हुई, जो आपकी एक छूट होगी इन तीनों को मिलाकर, उसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम? ये सब छूटें हैं, 16 से ही 2/3% की छूट, 14 से ही 2/7% की छूट, 12 से ही 1/2% की छूट। तो जब ये छूट दे रहा है, लेकिन हमें इसको रेशो में कन्वर्ट करके आसानी से कर सकते हैं रेशो मेथड से, जो हम पहले भी रेशो का फंडा पढ़ चुके हैं प्रतिशत में। कैसे? 16 से ही 2% छूट का, 16 से ही 2/3% छूट का क्या मतलब है? 1/6। 14 से ही 2/7% का क्या मतलब है? 1/7। 12 से ही 1/2% का क्या मतलब है? 1/8। ठीक है,
और ये छूट है, आपको पता ही है, और छूट होने पर हर को हम क्या मानते हैं, एमआरपी, और आपका जो अंश है ये आपकी छूट होती है। तो अगर मैं एमआरपी में से इसको घटा दूंगा 6 माइनस 1 5, तो वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है भाई। एमआरपी में से छूट को घटाने पर विक्रय मूल्य आता है, ये तो सबको पता है। तो आपके जो अनुपात बनेगा एमआरपी अनुपात सेलिंग प्राइस, वो क्या होगा 6:5, और यहां से ऐसे ही 7:6, क्योंकि ये भी एमआरपी है, और यहां से ऐसे ही 8:7। ठीक है, ये हो गया आपका रेशो का फंडा। जो वैल्यू आएगी, जो सबसे पहली वाली वैल्यू है वो आएगी, जो एमआरपी था सबसे पहली वाली, और एंड में जो सेलिंग प्राइस में बेच दिया उसने, एंड में वो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपका सबसे, आप जिसको इसको काट लेते हैं, 7 से 7 कट गया, ठीक है, 6 से 6 कट गया, तो आपका क्या बचा है, ये आपका बचता है 8:5। ठीक है, ये एमआरपी, ये सेलिंग प्राइस पूछता है, एक डिस्काउंट बताओ, तो परिणामी डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है, 3 का। ठीक है, तो छूट प्रतिशत कैसे निकलेगी इसकी। ठीक है, आपके पास 3 है, छूट है, ये छूट ही तो है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, छूट, और टोटल आपका एमआरपी 8, 3/8 गुना 100 कितना होगा, 300/8। सॉल्व कर लीजिए इसे, 8 3 24, 6 8 7 56 4, 37.5% की टोटल छूट मिलेगी आपको। इन 3 क्रमिक छूटों का ये मतलब है कि 37.5% की एक छूट। ठीक है, वो ही परिणामी छूट भी बोल सकता है, कहता है इन, या फिर ये भी कह सकता है कि इन तीनों छूटों को मिलाकर एक छूट क्या होगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन निकल गया। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक मेज का सूची मूल्य 1500 रुपए है, एक व्यक्ति उसके लिए 1000 रुपए का भुगतान करता है। सूची मूल्य का मतलब ही एमआरपी होता है, हम पहले भी क्वेश्चनों में देख चुके हैं। सूची मूल्य मतलब एमआरपी, मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य कह लो, सूची मूल्य कह लो। ठीक है, तो एक मेज का सूची मूल्य 1500 रुपए है, एक व्यक्ति उसके लिए 1000 रुपए का भुगतान करता है, यानी उसने उसको 1000 रुपए में, जो ये बंदे के पास था मेज का सूची मूल्य, उसने उसे 1000 रुपए में बेच दिया, और उसने 1000 रुपए में खरीदने वाले ने खरीद लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जिसके पास मेज थी उसका एमआरपी 1500 रुपए था, और उसने वो 1000 रुपए में बेच दिया, 1000 में बेच दिया, तो खरीदने वाले ने उसने भुगतान किया 1000 रुपए। ठीक है ना, तो ये मार्क प्राइस है एक तरीके से, ये सेलिंग प्राइस है। आप एक उसको लो ना, मेज वाले को, जिसके पास मेज है, 1500 रुपए मूल्य सेट करा, और भुगतान कर, जो बंदा आया था उसको भुगतान किया, उसने भुगतान किया 1000 रुपए का, और मेज ले लिया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस उसके लिए 1000 रुपए ये हो गया, और 1500 रुपए सूची मूल्य मतलब मार्क प्राइस ये हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यदि इस पर 2 क्रमिक छूटें हैं, और पहली छूट 20% है, ठीक है, तो दूसरी छूट बताइए, ये कह रहा है ये। ठीक है, इसको तो हम वैसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा छोटा मेथड देखते हैं इसका। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि 20% छूट देने की बाद जो है, जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5। ठीक है, जैसे कि हम यहां कर रहे थे, ये छूट देने का 1/5 वैल्यू होती है। ठीक है, और ऐसे ही हमने एक छूट मान लीजिए कि x% मान ली। ठीक है, और इसके बाद जो हमको x% जो हमको रेशो देगा, जैसे ये रेशो दे रहा है, ये रेशो दे रहा है कितने का, 5 और -1, एम्पियर एसपीयर क्या अनुपात होगा, 5:4 का वैल्यू दे रहा है, 5 - 1 क्या होगा, 4। ठीक है, तो ये अगर 5 है एमआरपी, तो एसपी 4 होगी। ऐसे ही हमने माना कि जो x% का रेशो है वो हमको वैल्यू देगा A/B का। ठीक है, इसने A/B की वैल्यू दे दी हमें। ठीक है, और आपको पता है जब हम इसको गुणा करके लिखते हैं, 5A और 4B, ये वैल्यू क्या होती है, जो ये पहली वाली वैल्यू होती है, इसको ही हम प्रारंभिक वैल्यू कहते हैं। प्रारंभिक वैल्यू देता है किसी भी चीज की प्रारंभिक वैल्यू, जब हमने जनसंख्या की थी तब भी प्रारंभ में जो जनसंख्या थी, ठीक है, ये प्रारंभिक वैल्यू देता है। जब हम चक्रवर्ती ब्याज में करेंगे तो प्रारंभ में जो आपका वो था, जो अमाउंट है, वो चीज, ये हमेशा प्रारंभ की वैल्यू देता है। और जो ये अंत में
जो आपके पास बचता है, जो भुगतान के लिए अंत में जो बचता है, चाहे ये कह लो अंत में जो बचा, ठीक है, जितने का भुगतान हुआ, जो भी अंत में होता है ये उसकी वैल्यू बताता है। ठीक है, तो प्रारंभिक वैल्यू तो हमारे पास कितनी थी उसकी 1500, प्रारंभ में वैल्यू तो उसकी 1500 ही थी। और ये जो हमारा एंड में क्या बचा 4b 1000, तो इसकी वैल्यू होगी 1000। 5a की वैल्यू 1500, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 300 रुपए। 5a इक्वल टू 1500, तो a की वैल्यू कितनी होगी, तो गुणा में है ना, तो a की वैल्यू 300। और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू 1000/4 यानी कि 250। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गई हमारी a और b, यानी कि 300 अनुपात 250। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, जब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे, यही प्रतिशत छूटी तो निकालनी है हमें भाई, 20% तो हमें इस वाले से मिल रहा है 5 4 से, जो बची हुई x% है वो इनके अंतर से ही तो मिलेगी। तो यहां क्या हुआ, ये कितने का अंतर है 50 का। ठीक है, छूट ही तो निकालनी है, 50 की छूट यहां हो गई। और किस पे निकालेंगे, एमआरपी पे, एमआरपी 300। इसके लिए तो एमआरपी 300 ही है भाई, ये एमआरपी और एसपी का ही तो अनुपात है। तो इसके लिए एमआरपी तो यही है, इस वाले पोर्शन के लिए एमआरपी तो यही है ए। ठीक है, तो 50/300 गुणा 100, ठीक है, कितना हो गया 50/3, यानी कितना हो गया 3 16.66% की दूसरी छूट होगी। यानी पहली छूट 20% की रहेगी, दूसरी वाली छूट 16.66% की छूट होगी। ठीक है, तब आपका जाके दोनों छूटों के बाद 1500 रुपए का एमआरपी प्राइस 1000 रुपए में बंदे को बेचा जाएगा। ठीक है, ये चीज है, इसका मतलब समझिए चीजों को। हम जब रेशो का फंडा यूज करते थे तो उसमें जो गुणनफल के बाद वैल्यू आती थी, ये वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू हुआ करती थी और ये वैल्यू अंतिम वैल्यू होती थी। जब हम आय वाले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें शुरुआत में जो उसके पास पूंजी हुआ करती थी वो ही तो ये डिनोट करती थी, और ये एंड में जो बच के आता था, तो जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो एंड में वाली चीज होती है वो ये डिनोट करती है। और यहाँ एंड में बचा 1000 रुपए का भुगतान, या 1000 रुपए, 1500 में से 1000 रुपए बचे, और 1500 रुपए जो है आपके ये प्रारंभिक वैल्यू थी, तो रख दीजिए, ए और बी की वैल्यू निकाल दीजिए। और यहाँ से जब आप यहाँ से निकालेंगे 5 4 1/5 20%, ऐसी करके निकालेंगे तो 20%, ये वाली वैल्यू पहली वैल्यू निकलेगी। इसी तरीके से जब ए और बी की वैल्यू हो जाएगी तो उनका अंतर करके अगर हम एमआरपी से भाग देंगे, छूट प्रतिशत भी निकलेगी 16.6% की। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक किताब का सूची मूल्य 2000 रुपए है, उस पर 10% की छूट दी गई, किसी ग्राहक को कितनी छूट दी जाए कि उसका वास्तविक मूल्य 1000 रुपए हो जाए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, बिल्कुल भी जरा सा भी डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। सूची मूल्य आपको 2000 रुपए दे दिया, उस पर 10% की छूट दे दी, फिर कह रहा एक और छूट दे दी जाए, चाहे तो उसे क्रमिक छूट खुद समझ लीजिए कि 2000 के बाद एक छूट 10% की, और एक कह रहा है एक छूट और कितने प्रतिशत की दी जाए कि वास्तविक मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, एंड में जाके उस बंदे को 1000 रुपए का ही भुगतान करना पड़ेगा 1500 में से। ठीक है, या 2000 में से 1000 रुपए का ही भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक छूट हमारे पास 10% की है, हम तो सेम प्रोसेस करेंगे, 10% की वैल्यू 1/10। ठीक है, यानी कि आपका जो अनुपात बना वो बना 10:9 एमआरपी और सेलिंग प्राइस का। और जो दूसरी छूट है, हमने मान ली दूसरी वाली छूट जो है, जो दूसरी छूट उसे हमने x% मान लिया, और हमने माना कि जिस तरीके से 10:9 ये रेशो देगा उस तरीके से x% आपका a/b देगा। ठीक है, 10a मल्टीप्लाई करिए हमने, 10a ये हो गया और 9b आपका ये हो गया। ठीक है, ये आप 900 रुपए कर लीजिए इसको। ठीक है, ये 900 रुपए। अब देखते हैं 10a की प्रारंभिक वैल्यू की शो कर रहा है, तो 10a की वैल्यू कितनी हो गई, 10a की वैल्यू हो गई आपकी 2000 रुपए, और 9b की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई आपकी 900 रुपए एंड प्रोडक्ट। 10a = 2000, a की वैल्यू हो गई कितनी 200, और आपकी जो b है, b की वैल्यू 900/9 यानी कि 100। ठीक है,
निकाल लीजिए। ए अनुपात बी आपका कितना हो गया, 200 अनुपात 100। छूट कितने की हुई, 100 की, एमआरपी पर हुई, तो छूट प्रतिशत कितना हो गया, 100 बट्टे में एमआरपी 200 गुना 100, यानी कि 50% की छूट हो गई। आंसर। कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई, कुछ बचेगा ही नहीं, आराम से हमने कर दिया। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें और हैं, जैसे आपको मैंने बता रखा है कि मान लीजिए एक मैं रफ कार्य आपको बता रहा हूं। एक क्रमिक छूट का तो हमने ये तरीका कर लिया, रेशो फंडे से, ये भी आसान है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है कि हमने रेशो फंडे से कर लिया। एक अगर आपको क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा, और जैसे मान लीजिए कि 20%, 10% और 5% की आपको छूट दी है, क्रमिक छूट दी है। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, और पूछे कि इसका परिणामी मतलब एक इसका छूट बताओ कि ये मिलाकर एक छूट प्रतिशत क्या बनेगी या परिणामी छूट क्या होगी। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, मैंने बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। लाभ हानि के केस में जब ये a होता है, लाभ के केस में तो ये प्लस प्लस में ही हो जाते हैं। मतलब अगर 10% लाभ है, ऐसा भी पूछ सकता है ना, 10% और 20% लाभ है, तो सक्सेसिव लाभ दे दिया आपको, सक्सेसिव प्रोडक्ट दे दिया, तो पूछने लगा कि सक्सेसिव आपको वो दे दिया प्रॉफिट, सॉरी, सक्सेसिव प्रॉफिट देने के बाद आपसे पूछने लगा कि उसका परिणामी जो उसका रिजल्टेंट प्रॉफिट होगा वो बताइए। तो वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर जब लाभ दे तो ए और बी की वैल्यू प्लस में रखेंगे। हानि दे दिया तो ए और बी की प्रतिशत, ए और बी की प्रतिशत मान ली 10% हानि का है तो -10, ए की वैल्यू है -10 रखी जाएगी। ऐसे ही अगर डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट में भी ये सारे के सारे माइनस को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू को घटाते हैं। हम एमआरपी में से जो भी चीज घटाएंगे वही तो छूट होती है ना। ऐसे ही जब हानि होती है तो वो कॉस्ट प्राइस को घटाती है ना, तो वो भी घटाती है, इस वजह से माइनस। जो सेलिंग प्राइस होती है, जो लाभ होता है, वो कॉस्ट प्राइस को बढ़ा देता है, तो इस वजह से इसमें ए और बी की वैल्यू प्लस रखी जाती है। ठीक है, तो जब हम ए बी की वैल्यू रखेंगे एक इसमें डिस्काउंट में, तो हम ए और बी की वैल्यू माइनस में रखेंगे। तो पहले हम इन दोनों का यूज करेंगे, ये ए और बी 2% है, जो वैल्यू आएगी उसको 5% से कर देना है। ठीक है, पहले इससे निकालते हैं, ए की वैल्यू -20, बी की वैल्यू -10, और ए और बी की वैल्यू -20 और -10 की गुणा यानी कि प्लस, तो ये प्लस 200 हो गया अपॉन में 100। ये कितना हुआ, -30 प्लस 2 माइनस के 28%। एक तो ये आ गया। अब आपका 5% और रह गया, इसके साथ 5% की छूट और रखो और रिजल्टेंट छूट निकाल लो। ठीक है, रिजल्टेंट छूट कैसे निकालेंगे, -28, अब ये 2 है, -5 ये वाला, प्लस 28 पंजे, ए और बी हो गया ना, ए और बी, 28 पंजे 140 बट्टे में 100, तो ये कितना हुआ, -33 प्लस 1.40। 33 में से घटा दो, कितना हुआ 0, 10 4 6 और 32 से 31.60, जहां तक मेरा ख्याल है 31.60 का टोटल परिणामी छूट आया आपका। पहले इस हिस्से निकाल के परिणामी छूट निकाला, फिर जो परिणामी छूट आया उसका, और जो तीसरा वाला रह गया उसको मिलाकर एक और छूट इसी वाले फॉर्मूले में रख के एक और छूट निकाल ली। ऐसे भी परिणामी छूट निकलती है। ठीक है, और ऐसे भी परिणामी छूट निकलती है ना। उसमें क्या करते हैं, 20% की वैल्यू 1/5, 5 से 4, 10% की वैल्यू 1/10, 10 से 9, 5% की वैल्यू 1/20, 20 से 19, तीनों की गुणा कर देते हैं, अंतर बट्टे प्रारंभिक वैल्यू, निकल गया छूट, है ना। तो ये 2 मेथड मैंने आपको बता दिया, आपको जो सूटेबल हो, बहुत से बच्चे फॉर्मूला भी लगाना चाहते हैं, तो आपको जो सूटेबल लगे उससे परिणामी छूट, परिणामी लाभ, परिणामी हानि सब इससे निकलेगा, इन दोनों मेथडों से। कोई परिणामी लाभ पूछता हो, परिणामी छूट पूछता हो, परिणामी हानि पूछता हो, ठीक है, सारा का सारा आपका जो है इन दोनों मेथड से निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, और छूट आपका खत्म हो गया। अब जो है आप छूट डिस्काउंट में क्वेश्चन अपने आप निकालें, पीडीएफ सर्च करके निकालें, आपके सारे क्वेश्चन होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आपको कुछ ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।